नमस्कार सभी दोस्तों को। एवरेस्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में जहां हम रीट L2 से संबंधित टॉपिकों को क्लियर कर रहे हैं, तो एक बार सभी लोग बेटा जुड़ जाए। क्लास थोड़ी सी लेट है और एक क्लास आज हो भी नहीं पाई है समय अभाव के कारण। कल से फिर आपकी वो क्लास दोबारा से शुरू हो जाएगी। यूनिट सेकंड की जो क्लास हमारी 8 बजे चलती है वो नहीं हो पाई आज। तो एक बार सभी L2 वालों के पास इस मैसेज को भेजें, क्लास को शेयर करें, और जिनके भी सिलेबस में आपके है अर्थव्यवस्था वो सब भी इस क्लास को ले सकते हैं। जैसे कि सीईटी वाले बच्चों के भी ये टॉपिक है तो वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। खासकर आपके रीट L2 SS की ये आपकी क्लास जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके हल करवाएगी। पढ़ तो आपने और भी कई जगह रखा होगा, लेकिन सिंपल शब्दों में सही तरीके से आपको यहाँ अगर इन क्लासों को लिया तो समझ में भी आ जाएगा और प्रश्न आपका हल भी हो जाएगा। तो एक बार फिर सभी को राम राम। और 1 मिनट के अंतर्गत सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कल के टॉपिक से ही जुड़ा हुआ रहेगा। कल हमने राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की चर्चा की। अब इस राष्ट्रीय आय में आपके कौन कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक। हम कहें कि मानव के आर्थिक कार्य, मानव के आर्थिक कार्यों को जोड़कर ही तो हमने राष्ट्रीय आय को निकाला। देश के लोग या देश की सीमा के भीतर एक साल में जो उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उन सभी कार्यों का योग किया था। तो मानव जो आर्थिक कार्य करता है, आर्थिक कार्य कहते कैसे? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि मानव जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी कुछ कार्य कर रहे हो, क्योंकि श्वसन क्रिया आप चल रही है। आप सो रहे हो तो आप भी फिर भी आप कुछ कार्य कर रहे हो। आप खेल रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो कार्य तो आप हमेशा करते हैं। लेकिन मानव के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो मानव के आर्थिक कार्य और दूसरे मानव के अनार्थिक कार्य। अब फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि जीडीपी में कौन से कार्यों को या राष्ट्रीय आय में कौन से कार्यों को शामिल करते हैं? तो यहाँ मानव के केवल आर्थिक कार्यों को शामिल किया जाता है, अनार्थिक कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो फिर तुम्हारे सामने अगला प्रश्न ये आया होगा कि गुरुजी आर्थिक कार्य कौन से हैं? तो मानव के वो सभी कार्य जिनको करने के बदले में उसे मेहनताना प्राप्त होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है, वेतन प्राप्त होता है, वो सब कार्य उसके आर्थिक कार्य हैं। या मैं कहूँ आपसे कि मानव ने जो कार्य पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए किया, वही कार्य है। जैसे कि एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अगर हमारे कहीं जाने पर हमसे कोई पूछता है कि बेटा मम्मी क्या करती है? मम्मी घर में सबसे पहले जगती है, सारे घर के काम करती है, बच्चों का खाना वाना बनाती है, पति की सेवा यानी कि पापा की सेवा करती है, और सबके सोने के बाद उसका काम खत्म होता है रात को। सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा बिजी पर्सन कोई है तो तुम्हारी मम्मी है, अगर जॉब नहीं करती है घर में तो। लेकिन अगर हमसे किसी ने पूछा कि बेटा मम्मी क्या करती है, तो हमारा आंसर होता है हाउस वाइफ है, अर्थात वो कोई कार्य नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी ने जो कार्य हमारे लिए किया है उसके बदले हमने मम्मी को कोई सैलरी या वेतन नहीं दिया है। लेकिन अन्य कोई महिला इसी कार्य को किसी दूसरे के घर में जाके करती है तो वो उसका आर्थिक कार्य हो जाएगा। कहने का मतलब, आपने दीपावली पे अपने घर का पेंट कर लिया, पुताई कर ली खुद नहीं, तो ये आपका आर्थिक कार्य नहीं है। आपने खुद के अपने कपड़े धो लिए, खुद का खाना बना लिया आपने, ये भी आपका आर्थिक कार्य नहीं है। लेकिन इन्हीं कामों को जब आप किसी दूसरे के वहां करोगे तो वहां करने के बदले में आपको पैसा मिलेगा और वो आपका आर्थिक कार्य हो जाएगा। तो सिंपल सा मेरे हिसाब से अब सबके समझ में आ गया होगा कि आर्थिक कार्य वो हैं जिनको करने के बदले में मानव को कुछ ना कुछ मेहनताना या वेतन प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था मानव के आर्थिक कार्यों से ही जुड़ी हुई है। आप कहें कि अर्थव्यवस्था है क्या है, तो बेटा ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। और सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के उत्पादन का, मानव ने जो उपभोग किया है, मानव ने जो वस्तुओं का वितरण किया है और विनिमय का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं।
कहने का मतलब ये सामाजिक विज्ञान की शाखा है। सामाजिक विज्ञान हो या अन्य कोई विज्ञान हो, हर किसी का कोई ना कोई पिता होता है। भूगोल का भी है, इतिहास का भी है, तो सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र का भी कोई ना कोई पिता होगा। तो अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो एडम स्मिथ। पुस्तक क्या लिखी थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस कब लिखी गई? 1776 में। और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को कहा था कि भैया ये तो किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि धन की बात हम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको कि इस अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जनक के बारे में थोड़ी सी बात याद कर लेनी है। पहली पूछे कि अर्थशास्त्र है क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा या सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जहां मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन और वर्गीकरण किया जाता है, वो आपका अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी थी? 1776 में। और अपनी पुस्तक में उसने इस अर्थशास्त्र को कहा था कि ये किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। यहां तक की बातें आपके क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का कितना कंट्रोल है, इस आधार पर दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार के कंट्रोल के आधार पर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की। पहली वाली अर्थव्यवस्था का नाम है पूंजीवादी, दूसरी का नाम है समाजवादी और तीसरी का नाम है मिश्रित। तीनों में अंतर करवाएगा, तीनों के उदाहरण पूछेगा। बड़ा सिंपल सा फ्री का एक नंबर आपको देके जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या करना है आपको कि इसमें आर्थिक गतिविधियों पर राज्य अर्थात सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है। सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, अर्थात सब कुछ मामला जो है वो किस सेक्टर में होगा? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र में होगा। सभी बड़े बड़े उद्योग, सभी वस्तुओं का प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर में होता है। सरकार अपना कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। सभी उद्योग बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा लगाए जाते हैं। उसी अर्थव्यवस्था को हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो इतिहास आपके अर्थशास्त्र के पिता जिनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को इसकी उत्पत्ति का जनक माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत कौन है? तो आपके एडम स्मिथ की पुस्तक है। इसमें उत्पादन की मात्रा और कीमत जो है किसके द्वारा तय किए जाते हैं? बाजार के द्वारा। सरकार कंट्रोल नहीं। हमारे यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत कौन तय करती है? तो सरकार तय करती है कि गेहूं कितने रुपए किलो बिकेगा, सरकार तय कर सकती है। लेकिन यहाँ आपकी सभी वस्तु जो हैं अपनी कीमत खुद तय करती हैं और खुद तय किस आधार पे करती हैं? तो मांग और पूर्ति के आधार पर। सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया। हर वस्तु की कीमत तय हो जाएगी उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर। अगर वस्तु की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम हो रही है, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। टमाटर 100 रुपए किलो भी हो सकता है, टमाटर 80 रुपए किलो भी हो सकता है। टमाटर का स्वाद वही है, लेकिन मांग कम है और पूर्ति ज्यादा हो गई तो टमाटर 3-4 रुपए किलो भी आपको मिल जाता है। सब गोभी खाते हो तुम, गोभी 80 रुपए किलो भी आती है शुरुआत में, और बाद में वही गोभी अब आपके 5-6 रुपए किलो भी आपको मिल जाएगी। अर्थात कीमत कौन तय कर रहा है बेटा? मांग और पूर्ति। तो जिस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत सरकार तय नहीं करती है बल्कि बाजार तय करता है, और बाजार किसके आधार पर तय करेगा? मांग और पूर्ति के आधार पर, उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या कहें कि जिसमें सभी उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर में स्थापित होंगे, पूंजीपतियों द्वारा स्थापित होंगे, वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, या हम कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका गुट में है, या नाटो जो इन विकसित देशों का एक संधि आपके संगठन है उसमें है, वो सब के सब कौन है? पूंजीवादी। चाहे आप उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को ले लो, या कनाडा को ले लो, या हमारा इंग्लैंड होगा, फ्रांस हो गया, ये सब के सब जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो पहली अर्थव्यवस्था मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी कि पूंजीवाद का मतलब है जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और
बड़े बड़े उद्योग जो हैं आप पूंजीपतियों द्वारा लगाए जाते हैं और वस्तु की कीमत बाजार तय करते हैं मांग और पूर्ति के आधार पर। विकसित देश जो हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस तरीके की है। फिर एक दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था आपके सामने आई, क्या कहा उसको हमने? समाजवादी या संघवादी अर्थव्यवस्था। जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दो। अगर सब कुछ उत्पादन देश के सभी उत्पादन के साधनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण हो? सरकार का। अर्थात देश के सभी संसाधन सरकार के होंगे, सभी उद्योग धंधे सरकार लगाएगी और सरकार उत्पादन और पूर्ति और कीमत को तय करेगी कि कौन सी वस्तु की कीमत क्या रहेगी। कहने का मतलब पूरा प्रोडक्शन सरकार के कंट्रोल में है। जो आदमी जितना काम करता है उसको उसका उतना मेहनताना दे दिया जाता है। सरकार की इकाइयां होती हैं, सब कुछ कितनी पूर्ति करनी है, कितनी कीमत रखनी है, सब कुछ सरकार तय करती है। उस अर्थव्यवस्था को कौन सी कहा? समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो एक आदमी था जिसने सबसे पहले कहा था, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। इसने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, प्रोडक्शन तुम करते हो और मलाई ये पूंजीपति खाते हैं। क्योंकि किसी भी उद्योग में वास्तव में जो प्रोडक्शन करता है, वस्तु निर्माण करता है, वो कौन करता है? मजदूर। लेकिन प्रॉफिट का अधिकांश भाग किसके पास जाता है? मालिक के पास जाता है। पूंजीपति धनवान होता जाता है, मजदूर गरीब रहता है। तो इसने कहा था कि प्रोडक्शन या लाभांश, ये जो लाभ मिलता है उसका वास्तविक हकदार जो है ना मजदूर है। तो इसने यही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और एक किताब लिखी थी इसने, कई बार आपसे पूछी जाएगी, किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। तो अगला प्रश्न ये रहा कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। किसको सपोर्ट करता है? समाजवाद को। पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर क्लियर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो सभी कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और उदाहरण कौन है? तो अमेरिका के सभी सहयोगी देश इसके उदाहरण हैं। बात करते हैं समाजवाद क्या है, तो देश के संपूर्ण संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। सरकारी उत्पादन तय करेगी, सरकारी कीमत तय करेगी। और ऐसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कभी आपसे पूछा जाए तो रूस के पक्ष वाले जो देश हैं वो सब कैसे हैं? आपके समाजवादी हैं। फिर अगला प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। पुस्तक लिखी दास कैपिटल। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हम किस में हैं? तो ना हम तो पूंजीवाद में हैं, ना समाजवाद में, हमने बीच का रास्ता अपनाया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल सा एक नंबर फ्री का देके जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात इतना याद कर लेना कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकार भी उद्योग लगाती है और प्राइवेट सेक्टर के भी उद्योग हैं, यानी कि दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, वही अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। सार्वजनिक उद्योग भी मिलेंगे और प्राइवेट उद्योग भी मिलेंगे। तो इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण होते हैं। अर्थात उत्पादन की इकाइयां कहां भी होंगी? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जगह स्थापित की जाती हैं। उदाहरण कौन है? तो तुम्हारा भारत इसका उदाहरण है। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखें। पहला प्रश्न होगा कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। दूसरा प्रश्न आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो जहां सार्वजनिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित। तो तीनों अर्थव्यवस्थाओं में मेरे हिसाब से तो अंतर समझ में आया होगा। पूंजीवाद का मतलब तो संपूर्ण संसाधन प्राइवेट सेक्टर के हैं, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, हर वस्तु मांग और पूर्ति के हिसाब से अपनी कीमत तय कर लेती है। समाजवाद का मतलब संपूर्ण संसाधन सरकार के हैं, वस्तु उत्पादन सरकार करेगी, वितरण सरकार करेगी, कीमत से सरकार करेगी। और मिश्रित का मतलब दोनों आ गई, जहां सार्वजनिक सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। पूंजीवाद का उदाहरण अमेरिका के सहयोगी देश और समाजवाद का उदाहरण आपके रूस और चीन के सहयोगी देश। और मिश्रित जो 1950 के आसपास जो आजाद हुए थे वो सब के सब किस में आएंगे? मिश्रित, यानी कि विकासशील देश दुनिया के जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था बेटा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन, गौरव आपकी बात सही है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, उत्पादन तुम करो और माल पूंजीपति खा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वास्तविक हक होता है आपके, इसीलिए समाजवाद का जनक उसे माना जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब दूसरा वर्गीकरण और दूंगा मैं एक का, सिंपल सा एक नंबर यहां से भी मिल सकता है, कई बार आता है ये। एक है खुली अर्थव्यवस्था और एक है बंद अर्थव्यवस्था। खुली और बंद अर्थव्यवस्था में आप इतना याद रख लें कि ये किस पर निर्भर है, आयात और निर्यात, बस इतना सा याद करना है आपको। जो अर्थव्यवस्था दूसरे देश से आयात करने और अपने माल को दूसरे देश के भेजने में अगर प्रतिबंध नहीं लगा रखे हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भारत का माल विदेश जा सकता है, विदेश का माल भारत आ सकता है, तो अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो देश ना तो बाहर माल भेजता है और ना ही देश के अंदर माल आने देता है, बड़े बैरियर लगा रखा है, अर्थात सीमा शुल्क बढ़ा देता है। ऐसा मना कैसे थोड़ी करेगा, लेकिन टैक्स बढ़ा देगा। जैसे कि चाइना का कोई माल भारत आना चाहता है, वहां से आपने 10 रुपए का खिलौना खरीदा, भारत में सीमा शुल्क लगा दिया 20 रुपए, खिलौना कितने का पड़ा, 30 रुपए का पड़ा। कीमत ज्यादा हो गई, उसकी बिक्री भारत में कम हो जाएगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है वो तो कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। और जहां आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है वो अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था। फिर आपसे पूछेगा जब भारत आजाद हुआ था तब भारत आजाद होने के समय हमने किसको अपनाया था, बंद अर्थव्यवस्था को। हमने सीमा शुल्क बैरियर लगाए कि भारत का माल जो है ना, विदेशी माल भारत ना आ सके। विदेशी माल को भारत में आने से हमने क्यों रोका कि अगर 1950 में हम उसको नहीं रोकते तो हमारे जो नए नए उद्योग हम विकसित कर रहे थे वो पनपने से पहले ही प्रतियोगिता में दब जाते, क्योंकि वो उद्योग तो पहले से विकसित थे। उनका मुकाबला भारतीय उद्योग ना टेक्नोलॉजी में ना आपके उनके उत्पादन की प्रक्रिया में मुकाबला कर सकते थे। इस कारण शुरुआत में हमने बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया, अर्थात दूसरे देश से भारत में माल आने पर हमने सीमा शुल्क को बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन 1991 में हमने, आएगा आगे आपके टॉपिक के अलग से, 1991 में हमने इन बैरियर्स को अर्थात अवरोधों को समाप्त कर दिया। पीवी नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री थे और आपके मनमोहन साहब जो हैं वित्त मंत्री थे, और भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को कैसी बना लिया, खुली अर्थव्यवस्था। अब दूसरे देश का माल भारत में आएगा और भारत का माल दूसरे देश में जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल सा शब्द है कि जो देश आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा के रखता है तो बंद, और अगर इनके प्रतिबंध कम है तो कैसी होगी, खुली। जब भारत आजाद हुआ था तो हमने बंद को अपनाया, खुली अर्थव्यवस्था को कब अपना है, 1991 में। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई। तो अब आपका एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बेटा अलग से हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल अलग से इनकी पूरा इतिहास पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक अलग से। यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सबके समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने अर्थशास्त्र का जनक बताया आपको, कौन था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को हम 3 प्रकारों में बांटते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित। पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर हावी रहता है, पूंजीपति हावी रहते हैं, सभी उद्योग प्राइवेट सेक्टर में स्थापित होते हैं। हर वस्तु मांग और पूर्ति के आधार पर अपनी कीमत तय करती है, अर्थात बाजार तय करता है। आपसे पूछा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तय कौन करता है, बाजार तय करता है, मांग और पूर्ति के बाजार तय करेगा। लेकिन समाजवाद में संपूर्ण संसाधन किसके होंगे, सरकार के। सभी प्रोडक्शन इकाई कौन लगाएगी, सरकार, और कीमत भी कौन तय करेगी, सरकार। वो समाजवाद है। पूंजीवाद का उदाहरण अमेरिका के सहयोगी देश, समाजवाद का उदाहरण रूस के सहयोगी देश। और जो अर्थव्यवस्था इन दोनों को ही अपना लेती है वो कैसी है, मिश्रित। अगला प्रश्न होगा कि भारत में कैसी है, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को ही कहेंगे और समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहेंगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। भारत की अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। अब जो अर्थव्यवस्था आयात निर्यात पे प्रतिबंध लगा देती है वो तो बंद है, और जो आयात निर्यात पे प्रतिबंध नहीं लगाती है वो कैसी है, खुली है। अब हम आते हैं अगला,
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था में हम केवल मानव के आर्थिक कार्यों को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? आर्थिक। मानव के अनार्थिक कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अनार्थिक कार्य वो कार्य जिनको करने के बदले में आपको कोई मेहनताना प्राप्त नहीं होता है। जैसे दीपावली के समय आपने अपने घर की पेंट खुद ने ही कर लिया, तो ये आपका आर्थिक कार्य है या गैर आर्थिक कार्य है? गैर आर्थिक कार्य है। आपकी मम्मी सुबह से शाम तक घर का काम करती है, ये कौन सा कार्य है? गैर आर्थिक कार्य है। लेकिन दीपावली के समय तुमने किसी दूसरे के घर का जाके पेंट किया है, मजदूरी मिली है आपको वहां से, तो कार्य कौन सा हो जाएगा? आर्थिक। मेरे हिसाब से एक ही बार में आप पहचान जाओगे कि जो कार्य करने के बदले में हमको पैसा मिलता है, प्रतिफल मिलता है, वो हमारे आर्थिक। और अर्थव्यवस्था में मानव के केवल कौन से कार्यों को? आर्थिक कार्यों को। अब आर्थिक कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उन कार्यों के आधार पर जीडीपी की दृष्टि से तो मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, लेकिन ज्योग्राफी में चौथा और 5वां क्षेत्र भी आ गया है। तो जीडीपी की दृष्टि से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं। अब तीनों का अंतर, सबसे सिंपल सा प्रश्न लेकिन कई बार आता है। ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी अगर आपको स्टूडेंट है तो एमए, बीए और आपके 11 12 सब जगह आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आपको मिलेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्रक में तो हम उन क्रियाओं को रखते हैं जहां मानव अपने आर्थिक कार्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उनका यूज करता है। तो मानव के वो आर्थिक कार्य जिनके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उनका यूज करता है, वो प्राथमिक कार्य है। जैसे खेती करना, क्योंकि खेती के लिए उसे मृदा की आवश्यकता होगी, मृदा के ऊपर निर्भर है, आपके पानी के ऊपर निर्भर है, जलवायु के ऊपर निर्भर है, यानी कि पूरा प्राकृतिक है। तो खेती करना, पशुपालन करना, वानिकी यानी कि वनों से विभिन्न प्रकार का सामान इकट्ठा करना, वनों से संबंधित काम करना। इसके अलावा खनन, जमीन से खोदकर पदार्थ को बाहर निकालना, उत्खनन, जमीन के ऊपर जो पदार्थ है उनको इकट्ठा करना, या आखेट, अब तो खैर बंद हो गया लेकिन पहले शिकार भी किया जाता था, और जंगलों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी इकट्ठा करना अर्थात संग्रहण का कार्य है। तो सिंपल सा प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कौन कौन है? तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र आ गया, पशुपालन आ गया, मछली पालन आ गया, उत्खनन और खनन आ गए, और साथ ही साथ आखेट और संग्रहण के जो कार्य हैं वो कौन सा क्षेत्र है बेटा? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्य कार्य कौन है इनमें से? कृषि है। इसमें निम्न आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, कई बार पूछा जाएगा। अब यहाँ कौन है बेटा? कृषि और संबंध कार्य। कृषि से संबंधित बागवानी कर रहे हो या अन्य कोई कार्य कर रहे हो, साथ में आप क्या कर सकते हैं? पशुपालन और वानिकी। वानिकी के अलावा मछली पालन, खनन और उत्खनन, और आखेट और संग्रहण, ये सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। अब एक तरीका तो वो है इस तरीके से आपको दे दिया, या आपको अलग से ऐसे भी दे सकता है कि आपके गन्ना का प्रोडक्शन करना, या मैं कहूं कि कपास का प्रोडक्शन करना, बोलो प्राथमिक है या द्वितीयक है? तो या तो कृषि दे देगा या कृषि की कोई उत्पाद दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। मेरे हिसाब से यहां तक का बात आपकी समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक क्षेत्र में उन लोगों के कार्यों को रखेंगे जो प्राकृतिक संसाधनों से अपना रोजगार या वस्तु उत्पादन करते हैं। इसे कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र की ओर। द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु उत्पादन हुआ है वो वस्तु उत्पादन सीधे सीधे मानव के यूजफुल नहीं है, काम नहीं आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो आपने वस्तु का प्रोडक्शन किया उसे हम कच्चा माल कहेंगे, और उस कच्चे माल से जहां मानव के काम आने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे ही कौन कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। या अपनी भाषा में कहें तो सभी प्रकार के कारखाने या उद्योग धंधे जो हैं वो कौन सा क्षेत्र है? द्वितीयक। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े से बड़ा मशीन या जहाज बनाने का काम जो होगा वो कौन से सेक्टर में होगा? द्वितीयक क्षेत्र में होगा। वो कुटीर उद्योग हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, मध्यम हो सकता है, लघु हो सकता है, या बृहत हो सकता है। कहने का मतलब जहां वस्तु का सामान, मानव के काम आने वाली वस्तुएं बनती हैं, वो सेक्टर द्वितीयक सेक्टर है। वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में किसके रूप में इस्तेमाल करता है?
कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा मानव के काम आने वाली वस्तुएं बनाते हैं। इसीलिए इसे हम कौन सा क्षेत्र भी कहते हैं? विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र। सपोज करो अगर मैं कहूं कि एक आपने गन्ना कर दिया, एक आपने कपास दिया, एक आपने सूती वस्त्र दिया और एक आपने मछली दिया, बताओ इनमें से कौन सा कार्य द्वितीयक क्षेत्र का है? तो सिंपल सी बात है। अब यदि प्राथमिक क्षेत्र में किसान ने क्या पैदा किया? गन्ना। तो गन्ना उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं वो तो प्राथमिक सेक्टर के हैं, लेकिन गन्ने से जहां क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? द्वितीयक। प्राथमिक क्षेत्र में किसान क्या पैदा करता है? कपास। और जहां इससे सूती बनाया जाता है वो कौन सा सेक्टर हो गया? द्वितीयक सेक्टर हो गया। बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक सेक्टर से जो कच्चा माल प्राप्त हुआ उससे जहां मानव के काम आने वाली वस्तुएं बनेंगी वो द्वितीयक क्षेत्र है। क्या क्या सामान शामिल कर सकते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसी सभी वस्तुएं जिनका प्रोडक्शन किसी छोटे से लेकर बड़े कारखाने में हुआ है, वो आपके काम आने वाली पेंसिल हो सकती है, सुई हो सकती है, या कोई बड़ी से बड़ी मशीन हो सकती है। निर्माण जिसका किसी कारखाने में हुआ है वो द्वितीयक क्षेत्र है। विनिर्माण कह सकते हैं, निर्माण कह सकते हैं, गैस जल और विद्युत की आपूर्ति कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से मानव के काम आने वाली वस्तुएं जहां बनाई जाती हैं वही कौन सा सेक्टर है? द्वितीयक। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। सर टाइम टेबल क्या है? बेटा टाइम टेबल तो 2 क्लासें आपकी लगाई है मैंने, एक 8 से 9 और एक 9 से 10, लेकिन आज एक क्लास आपकी नहीं लग पाई है जो सेकंड यूनिट वाली थी। आओ जी आगे। अब आगे हम तीसरे सेक्टर की ओर। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में जो लोग लगे हुए थे उन्होंने अपनी ओर से किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन किया था। खेती करने वाला किसान कोई ना कोई फसल पैदा कर रहा है, दूसरे क्षेत्र में लगा हुआ व्यक्ति भी कुछ ना कुछ वस्तु बना रहा है, लेकिन तीसरे वाला कोई वस्तु का निर्माण नहीं करता है। पहली चीज तो ये याद रखें। तो फिर क्या करेगा? ये पहले और दूसरे सेक्टर की मदद करेगा, उनके कार्यों को आसान बनाएगा, उनके कार्यों को विकसित करेगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके कार्यों में मदद करेगा। वही सेक्टर कौन सा है? द्वितीयक सेक्टर। चूंकि वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, पहले और दूसरे सेक्टर की मदद कर रहा है, इसीलिए इसे हमने एक नाम और दिया। इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो ऐसा सेक्टर जहां अपनी ओर से किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा बल्कि वस्तु उत्पादन में पहले और दूसरे क्षेत्र की मदद की जाएगी, वही सेक्टर आपका सेवा सेक्टर है। आप खुद सोच सकते हो कि आज से 50 या 100 साल पहले जैसे खेती की जाती थी उस खेती में कितना सुधार हुआ है। वो सुधार किसने किया है? सेवा सेक्टर ने। आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले जो आप वस्तु निर्माण करते थे उस वस्तु निर्माण को आज हमने सब कुछ मशीनीकृत कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया। वो कौन सा सेक्टर है? तीसरा सेक्टर है। तो फिर क्या शामिल करें इसमें बेटा आपका व्यापार और होटल। सेवा सेक्टर में तो बहुत अनगिनत कार्य हैं, आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं, बस खुद उत्पादन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी जितने भी आपकी नेटवर्क कंपनियां हैं, चाहे वो वोडाफोन की हो, चाहे एयरटेल की हो, चाहे BSNL की हो, कोई वस्तु उत्पादन कर रही है क्या? आपकी मदद कर रही है संचार के लिए। तो कौन सा सेक्टर है आपके? तीसरा सेक्टर। इसी प्रकार परिवहन है, संचार है और भंडारण आपके हैं। रियल एस्टेट का कार्य भी इसी में आएगा। लोक प्रशासन यानी कि सरकार को चलाने का कार्य भी। कोई वस्तु तो नहीं बनाता, लेकिन जितना अच्छी सरकार चलेगी उतने दूसरे और तीसरे क्षेत्र की पहले और दूसरे क्षेत्र की मदद होगी। आपकी प्रतिरक्षा यानी कि देश की जो सेना है वो कौन सा सेक्टर है? तो तीसरा सेक्टर है, क्योंकि जब तुम सुरक्षित रहोगे तभी पहला और दूसरा सेक्टर काम करेगा आपके। आगे आओ जी। इसी में अन्य सेवाएं सभी सम्मिलित होंगी, वित्त और बैंकिंग, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तभी दूसरे और पहले सेक्टर की उन्नति होगी। और साथ ही साथ में क्या? बीमा, शिक्षा को भी आप इसी में शामिल कर लो। तो वो सब कार्य जो पहले और दूसरे क्षेत्र की केवल मदद करते हैं, अपनी ओर से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, उसे तीसरा सेक्टर या सेवा सेक्टर कहा जाता है। GDP में मुख्यतः हम तीनों सेक्टरों की बात करते हैं आर्थिक कार्य के आधार पर। अब यहाँ मेरे हिसाब से आपके ये तीनों सेक्टर बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। प्राथमिक सेक्टर में तो खेती और उससे संबंधित कार्यों को रखते हैं, लेकिन खेती के अलावा पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, वन वाले कार्य वानिकी भी इसी में है,
आखेट भी है, संग्रहण भी है और खनन भी है। दूसरे क्षेत्र को तो मैं एक ही नाम से स्पष्ट कर दूं कि इसमें हमारे कारखाने आते हैं, विनिर्माण होता है, उद्योग होते हैं। और तीसरे सेक्टर को सेवा सेक्टर कहते हैं। सेवा में आपके वो परिवहन की हो सकती है, व्यापार की हो सकती है, बैंकिंग की सेवा हो सकती है, संचार की हो सकती है, ये सारी सेवा या शिक्षा की हो सकती है। ये आपका तीसरा सेक्टर। लेकिन आजकल ज्योग्राफी में चौथा और पांचवा सेक्टर भी है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको कि चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा है। तो ध्यान से सुने। तृतीय क्षेत्र में उन्नत रूप से चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीसरे क्षेत्र का ही जो उन्नत रूप है, जो विकसित है, जिसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कौन सा सेक्टर बन जाएगा? चौथा सेक्टर है। जैसे कि जिसमें हम ज्ञान से संबंधित सेवाओं को शामिल करते हैं। जैसे कि है तो तीसरे सेक्टर के ही, लेकिन क्या है? तकनीकी कौशल, टेक्नोलॉजी जिन्होंने प्राप्त कर ली है, इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो इसमें आएंगे। और कौन सा कार्य है? प्रबंधकीय कौशल। इसको किस में शामिल कर लिया? चतुर्थ में। और पांचवे में तो एक ही चीज याद कर लेना, रिसर्च सेंटर, शोध संस्थान, वैज्ञानिक जो हैं वो किस में आएंगे? पंचम सेक्टर में। पंचम सेक्टर में अपने अपने क्षेत्र के कौन आते हैं? विशेषज्ञ, उच्च विशेषज्ञ। और ये कौन हो सकते हैं बेटा? वैज्ञानिक या शोधकर्ता या कानूनी सलाहकार। तो तीसरा और चौथा सेक्टर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। हालांकि मुख्यतः तो अर्थव्यवस्था में तीन ही सेक्टर हैं, लेकिन ज्योग्राफी में चतुर्थ और पंचम सेक्टर की भी थोड़ी सी बात की जाएगी। तो चतुर्थ सेक्टर में तो तीसरे सेक्टर की ही उन्नत चीजों को रख लेंगे हम, जो ज्ञान पर आधारित हैं। और पंचम सेक्टर तो एकदम शोधकर्ताओं का जाएगा, जो अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ बन चुके हैं। वो कौन सा हो जाएगा? पंचम क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो छोटा सा और याद करें कि रोजगार की दृष्टि से अगर मैं बताता हूं तुम्हें, तो भारत की अधिकतर जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र में संलग्न है। अर्थात भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। लेकिन आपकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तीसरे क्षेत्र का है। बहुत बार आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करके जाओ कि हमारी सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? तो प्राथमिक है। लेकिन जीडीपी में ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का मतलब तीसरा क्षेत्र। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी जब पहले सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो प्रोडक्शन तीसरे में क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि इस प्राथमिक सेक्टर में पाई जाती है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी, या इसी को कहा जाता है बेटा प्रच्छन्न बेरोजगारी। या तो छिपी बेरोजगारी कह दें, या इसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्राथमिक सेक्टर जो है इसमें छिपी, आपसे सिंपल सा एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बेरोजगारी में, कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो खेती में पाई जाती है। मतलब क्या है कि खेती में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अगर उन अतिरिक्त लोगों को आप वहां से हटा दोगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात उनके प्रोडक्शन में योगदान जीरो है, शून्य है। तो यहाँ आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे होने के कारण बाहर से तो आपको काम करते हुए नजर आएंगे। परिवार में 10 लोग हैं, कोई भी पूछेगा क्या करते हैं? खेती करते हैं। लेकिन 10 में से अगर 5 को शहर में भेज दोगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। आपने देखा होगा 5 बीघे जमीन एक बेटा वाले के पास भी है और 5 बीघा जमीन 3 बेटे वाले के पास भी है। अगर वो बाहर काम नहीं करते जाते हैं तो प्रोडक्शन तो दोनों का समान है। तो कहने का मतलब इसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हैं, अर्थात बेरोजगारी कौन सी है? छिपी या प्रच्छन्न। आपको तो डायरेक्ट याद कर लेना है कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार तो प्राथमिक सेक्टर देता है और उत्पादन तीसरे। अब यह एक क्वेश्चन और याद करना, ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा बस केवल। जो अर्थव्यवस्था जितनी प्राचीन होगी, अविकसित होगी, ग्रामीण होगी, अशिक्षित होगी, वहां के ज्यादातर लोग प्राथमिक सेक्टर में लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे लोगों का विकास होगा, लोग शिक्षित होते चले जाएंगे, लोग गांव से शहर की ओर चलते जाएंगे, अर्थव्यवस्था जो है वो आपके दूसरे और तीसरे सेक्टर में परिवर्तित होती जाएगी। तो कहने का मतलब एक ग्रामीण, अविकसित, अशिक्षित अर्थव्यवस्था के तो अधिकतर लोग प्राथमिक सेक्टर में लगे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे गांव से शहर की ओर, अविकसित से विकास की ओर और शिक्षा की ओर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जाएगी, दूसरे और तीसरे सेक्टर का योगदान बढ़ता जाएगा,
भारत की स्थिति क्लियर है। आगे आओ। अविकसित जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है और विकास के साथ साथ किसका योगदान बढ़ेगा? दूसरे और क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए होते हैं उन्हें हमारी ज्योग्राफी की भाषा में रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। दूसरे और तीसरे क्षेत्र में जो अकुशल श्रमिक लगे हुए होते हैं, सामान्य लोग होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, विशेष ज्ञान जिनके पास नहीं होता, उनका कौन सा कॉलर होता है? ब्लू कॉलर। लेकिन जिनको अपने काम का तकनीकी ज्ञान है, विशेषज्ञ हैं, उन्हें कौन कहते हैं बेटा? व्हाइट कॉलर। तो याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक तो आपके रेड कॉलर हैं, दूसरे और तीसरे क्षेत्र में अकुशल जो हैं वो तो ब्लू हैं, और जो कुशल हैं वो व्हाइट कॉलर। आपने देखा होगा ना, बैंक मैनेजर वगैरह जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं वो व्हाइट शर्ट पहन के जाते हैं, और जो काम करते रहते हैं वो सड़क पे, उनके वो कैसी कुर्ती पहनते हैं? ब्लू टाइप की या रेड टाइप की। और भैया जो पांचवें क्षेत्र में पहुंच गए ना, उनकी कॉलर तो कैसी बन जाती है? गोल्ड कॉलर बन जाती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर, दूसरे और तीसरे क्षेत्र के अकुशल श्रमिक ब्लू, और कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर, और पंचम क्षेत्र में जाओगे तो गोल्ड कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसको भी याद कर लें। अब ये करंट जीके का प्रश्न है, और ये सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा, सबसे अच्छे से याद होना चाहिए, नोट कर लेना, ये हर बार आता है। इसे चाहे आप करंट जीके का मान लें या फिर आप इसे ओल्ड जीके का मान लें। प्रश्न क्या आएगा? सकल मूल्य संवर्धन अर्थात GAV, या मैं कहूं कि इसकी जगह वो हमको ये भी दे सकता है सकल घरेलू उत्पाद, जो भी आप कहें। 3 सेक्टर मैंने बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से पूछा ये जाएगा कि किस सेक्टर का योगदान कितना है। तो भारत की जीडीपी में वर्तमान की स्थिति के अनुसार मैं जाऊं तो सबसे ज्यादा योगदान तीसरे क्षेत्र में, और सेवा सेक्टर का योगदान इतना याद कर लेना, लगभग 55 के आसपास, कभी एक आध ऊपर कभी एक आध नीचे, 55 के आसपास होगा। 21-22 में कितना था? तो ये था आपके कितना बेटा? स्थिर कीमत के ऊपर कितना है? 54 पॉइंट। और यदि प्रचलित कीमत पे निकालूं तो लगभग कितना है? 52, यानी कि 50 से प्लस है। इसी प्रकार अगर दूसरे क्षेत्र की बात करूं तो इसका योगदान जो ना 28 और 30 के आसपास रहेगा। स्थिर कीमत पे तो कितना है बेटा? 30, और प्रचलित कीमत पे 28, और सबसे कम योगदान जो है 15 से 18 के बीच किसका रहेगा? कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक सेक्टर का। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका कौन सा सेक्टर है? प्राथमिक, ये कौन सा है? द्वितीयक, और ये कौन सा है? तृतीयक। सबसे ज्यादा योगदान किसका है बेटा? तीसरे क्षेत्र का है, लगभग 54-55 के आसपास रहो आप। इसके बाद दूसरे सेक्टर 28 और 30 के आसपास का कोई आंकड़ा आपके पास होगा, और प्राथमिक क्षेत्र 15 से 18 के आसपास। अब एक बार तो ये प्रश्न भी आया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टरों का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा योगदान तीसरे का, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद पहले का। क्रम ये रहेगा सेवा, उद्योग, कृषि, और ये आपको डाटा इसी तरीके से याद करना है। अब इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में वृद्धि कितनी रही है, विकास दर कितनी रही है। तो 2020-21 की बात करूं तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी थी? लगभग आपके 3.3, और 21-22 में भी कितनी है? लगभग, यानी कि बराबर है। लेकिन 20-21 पूरी तरीके से कोविड ने मार दिया, लॉकडाउन था, या अर्थ जो आपके उद्योग धंधे थे वो बंद थे, तो हमारे प्रोडक्शन में कमी आई, और ये किस में पहुंच गई? माइनस में, 20-21 में। लेकिन इस बार थोड़ी सी बढ़ी, और बढ़कर कितनी हो गई है? 14.52, क्योंकि प्रोडक्शन इकाइयां बंद थी, मांग बढ़ी तो प्रोडक्शन एक साथ बढ़ गया। सेवा सेक्टर में कोविड के कारण माइनस में पहुंच गया 0.82, लेकिन इस बार आपके लगभग कितना है? आपसे पूछेगा कि 2021-22 में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि रही है? उद्योग सेक्टर में रही है। कितनी हो गई है? 16। 2020-21 में सबसे माइनस वृद्धि किसकी रही है? तो उद्योग की रही है, सेवा क्षेत्र की नहीं, उद्योग की। -6 ना,
इसका कितना है -82 है। तो ये दोनों चीजें याद करनी है। और उसके बाद आपकी एक और आ गई कि अगर हम बात करें तो ये वही वाली बात हो गई है। तो इसके बाद हम आगे बढ़े। एक और आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। हाँ, सेकंड ग्रेड में स्थिर कीमत पर सेवा क्षेत्र का योगदान। तो बेटा यहाँ इतना याद रखें कि बिल्कुल आसपास की डाटा तो कम ही देता है। तो आपको इतना याद रखना सबसे ज्यादा सेवा सेक्टर का लगभग आपके ये 52 से 54 के आसपास आपका रहेगा। ठीक है, हाँ तो 54 है तो वही रहेगा ऑप्शन। ये आपको एक्यूरेट भी पता होने चाहिए, इतना भी याद रखें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हर बार आपसे पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें बेटा। हाँ गौरव जी, चिंता ना करें क्योंकि ये जो आपकी क्लासें होती है ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न बेस होती हैं आपकी। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो इन क्लासों से आपको बहुत सारे प्रश्न हुबहू मिलेंगे। पैटर्न भी लगभग वही होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में एक सिंपल सा प्रश्न आएगा आपके सामने, बस निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है या नहीं है, बस और कुछ नहीं आएगा। अब देखते चलो कौन कौन सी है। प्रति व्यक्ति आय दुनिया के देशों की तुलना में कैसी है, निम्न है, बहुत कम है हमारे यहाँ पे भी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। अधिकांश जनसंख्या कौन से सेक्टर में लगी हुई है, प्राथमिक, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जीडीपी में ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है, तो तीसरे सेक्टर का है, ये बात भी सही है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग आपके 50% की बात आप कर सकते हैं कृषि में संलग्न है। अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी के साथ हो रही है हमारे पास। किसकी समस्या है बेटा, बेरोजगारी की है। हमारे पास जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, मानव संसाधन खूब है, लेकिन लोग बेरोजगार बैठे हैं। किसकी कमी में, पूंजी की कमी में। पूंजी नहीं है इसलिए तो हम अपना खुद का रोजगार नहीं खोल पाते। दोषपूर्ण संपत्ति वितरण, कुछ लोगों के पास तो अकूत संपत्ति है, बाकी के पास जीवन यापन के लिए भी नहीं है, अर्थात असमान वितरण है। मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न होना, क्या आपका मानव संसाधन जापान की तरह गुणवत्तापूर्ण है, नहीं, ज्यादातर हमारे अकुशल लोग हैं, तकनीकी रूप से ज्यादातर शिक्षित नहीं है। हम बीए तो पास कर लिए, लेकिन बीए पास करने के बाद हमने कोई वस्तु बनाना तो सीखा ही नहीं। हमारी बीए की पढ़ाई हमें किसी भी रोजगार के लिए नहीं, अर्थात भारत की शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं है। जबकि जापान जैसे देशों में ये किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको छठी सातवीं क्लास से ही साथ साथ जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। लड़की की अगर सिलाई में रुचि है तो सिलाई का कार्य साथ साथ सीख रही है, अगर ब्यूटी पार्लर की है तो ब्यूटी पार्लर का सीख रही है, और कोई सामान बनाने का है तो अगर रोजगार वहां नहीं मिला तो खुद का खोल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, किताबी ज्ञान है, पढ़ते जाओ किताबों को, बीए तक खूब पढ़ाई की, उसके बाद हम जाए तो किताबों से कोई हमारी नौकरी मिलेगी नहीं। तो रोजगार उन्मुखी शिक्षा का अभाव है हमारे। आगे आई, तकनीकी रूप से कैसे हम पिछड़े हैं, और अधिकतर जनसंख्या का जीवन स्तर कैसा है बेटा, निम्न है। तो ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब आ जाओ प्रश्नों की ओर। तो राष्ट्रीय, अब जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पादन में सबसे ज्यादा अंशदान देता है, मुझे नहीं लगता आप इसमें कुछ गलत करोगे हम। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है बेटा, आपके सेवा सेक्टर का। सेवा सेक्टर बोले तो कौन है, ये तीसरा सेक्टर है, सबसे ज्यादा योगदान सेवा सेक्टर का है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बोलो जी, ध्यान से देना इस बार। अंकुश जैन कह रही अखान की सर पृथ्वीराज चौहान भी नहीं हुआ है ना, तो किस विषय में बेटा बात कर रहे हो, एक बार क्लियर बताएं हम। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ही इसको समझ पाएंगे आप। इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा है आपसे। देखो, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, पूंजी निर्माण की न्यून दर, तो न्यून नहीं तो है, कोई ज्यादा पूंजी थोड़ी है तुम्हारे पास। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखो, श्रम की न्यून कार्य क्षमता बिल्कुल है भाई, हमारे यहाँ के लोग काम करना कहाँ चाहते हैं। प्रति व्यक्ति आय आपकी दुनिया की तुलना में कम है, बात ये भी बिल्कुल सही है।
पूंजी निर्माण हमारे यहाँ हो ही कहाँ रहा है, ये भी कम है। लेकिन साथ ध्यान रखना, हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। धनाढ्य हम, कहाँ कमी है हमारे पास, बताओ कौन सा संसाधन कम है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन खूब है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि क्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा। अगर हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के बराबर, कनाडा के बराबर, अमेरिका के बराबर जनसंख्या होती तो ये संसाधन कम है क्या तुम्हारे पास? दुनिया का धनाढ्य देश होता है ये तो। यहाँ तो मार ही इसने रखा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दुनिया के 2.4% भाग पर दुनिया की 17.5% या सॉरी 7%, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के क्षेत्रफल का हमारे पास कितना सा है, 2.4, और विश्व की जनसंख्या का 17.5% हमारे। तो प्रॉब्लम हमारे ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं। तो पर्याप्त संसाधन हमारी विशेषता है, ना कि कमी। डी राइट आंसर रहेगा बेटा। भारत में सेवा सेक्टर में कौन सम्मिलित है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और कौन कौन से कार्य सेवा सेक्टर के हैं। L2 हिस्ट्री बेटा आपके सल्तनत काल से फिर दोबारा से मैं उसको शुरू कर रहा हूं। तो कल कल नहीं परसों से वो शुरू हो जाएगी सुबह के शाम पे। तो सल्तनत काल से आपको पूरा इतिहास, सल्तनत काल भी और मुगल काल भी पढ़ा दिया जाएगा, सुबह की क्लास लगेगी, टाइम में बता दूंगा आपको। देखो ये प्राथमिक सेक्टर है, खनन और उत्खनन, वानिकी और मछली पालन ये भी प्राथमिक है, लेकिन परिवहन और संचार तीसरा, और होटल, होटल कोई वस्तु उत्पादन कर रहा है क्या, तुम्हें ठहराने का काम कर रहा है, तुम्हें सेवा दे रहा है, तो यहाँ दूसरा और तीसरा कार्य है। अर्थात राइट आंसर क्या बन रहा है बेटा, बी राइट आंसर है। कि कौन सा, अच्छा इनकी दोनों की बात करूं तो ये कौन है बताओ, खनन कौन सा है, प्राथमिक, और ये कौन सा है, प्राथमिक है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन करता है, ध्यान से पढ़ना, गलत कर सकते हो, कल की क्लास का क्वेश्चन है आपके यहाँ। आओ जी, अब इसका नाम चेंज कर दो। 2019 में पहले हम इसे कहते थे CSO, स्थापना हुई थी बेटा 1951। अब हमने इसका नाम कर दिया है NSO। पहले था सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, अब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। तो नया ऑप्शन जो मिलेगा आपको वो NSO मिलेगा। NSO का मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले क्या था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। स्थापना कब हुई, 1951। नाम परिवर्तन कब हुआ, 2019 में। लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर क्या बनता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन नया नाम क्या मिलेगा बेटा, NSO, ध्यान रखना। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे और किसने कहा था, दोनों चीजें पूछ रहा हूं। तो कहने वाले व्यक्ति का नाम तो था प्रोफेसर राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण ने किसको हिंदू वृद्धि कहा है, जन्म दर को, जनसंख्या को, प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को। तो हिंदू वृद्धि दर हमारे एक प्रोफेसर साहब ने भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को कहा था 1950 से लेके 1980 तक, जब हमारी अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। तो उसी वृद्धि दर को उन्होंने क्या कहा, हिंदू समृद्धि दर कहा। बंद अर्थव्यवस्था जिसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, क्या मतलब है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देने चाहिए आप। अब लेकिन कई तो फंस जाएंगे, निर्यात बंद, आयात बंद, या दोनों बंद, दोनों बंद, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होने चाहिए। अर्थात राइट आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, बंद का मतलब दोनों बंद। आओ जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अब बता देने चाहिए आप तो। अब यहाँ कुछ लोग फंस जाएंगे ए और बी में, भाई तीसरा तो आंसर है नहीं है इसका, या तो आंसर ए है या आंसर बी है। तो एक बार सभी लोग दें आंसर, देखो किसका क्या जाता है, कन्फर्म है। तो यहां अगर हम सही आंसर ढूंढते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी सेक्टर की थी, समाजवाद
सार्वजनिक सेक्टर का था और मिश्रित दोनों का है, दोनों सेक्टर होते हैं, अर्थात इनका क्या होता है बेटा, सह अस्तित्व। राइट आंसर है ए आएगा इसका आंसर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों का योगदान क्रमशः है। तो बड़ा सिंपल सा है, उल्टा चलो, सबसे ज्यादा योगदान तीसरे सेक्टर का, उसके बाद दूसरे सेक्टर का, उसके बाद पहले से। ये हमेशा आपके इतना याद रखना 50 प्लस, यानी कि आपके 54-55 के आसपास रहता है, मोटा मोटा अगर पूछे। ये आपका 28 से कितना रहेगा, 30 के आसपास, ठीक है। और ये लगभग आपके 15 से 18 के आसपास रहेगा, इतना याद कर लें और कुछ याद नहीं करें, आपके यहीं से काम चल जाएगा कि इसे तो हम कह सकते हैं कि लगभग 52 से कितना आ जाता है, 54 के आसपास। 52 से 54 के आसपास, ये 28-30 के आसपास, ये 15 से 18 के आसपास, अर्थात सबसे ज्यादा सेवा, उसके बाद उद्योग और उसके बाद कृषि। उल्टा चलना है। राइट आंसर क्या बन रहा है बताओ, सेवा, उद्योग और कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, ध्यान रखना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का, जो अर्थव्यवस्था अविकसित होगी, ग्रामीण होगी, अशिक्षित होगी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, लोग शहरीकरण की ओर बढ़ते जाते हैं, शिक्षित होते चले जाते हैं, दूसरे और तीसरे सेक्टर का योगदान बढ़ता जाता है। सभी अर्थव्यवस्थाएं अपने प्रारंभिक समय में किस में थी, प्राथमिक सेक्टर में थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो। लेकिन जैसे जैसे विकास होता चले गया, उनकी स्टेप बदलती चली गई। तो कहने का मतलब विकास के साथ इसका जो योगदान है वो क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। अब भारत क्या है, दो जगह फंसा हुआ है, रोजगार प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा है और उत्पादन कौन सा सेक्टर कर रहा है, तीसरा सेक्टर कर रहा है। इसीलिए भारत अभी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो कैसी है बेटा, विकासशील। और जिस दिन आपके अधिकतर लोगों को रोजगार भी तीसरे सेक्टर में मिल जाएगा, हम कैसी हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। अब हम बीच में फंसे हुए हैं कि जीडीपी में तीसरे क्षेत्र का योगदान आ चुका है, लेकिन अभी रोजगार में तो प्राथमिक सेक्टर ही आगे चल रहा है। तो जिस दिन ये उठकर तीसरे क्षेत्र में जाएगा, हम विकसित में पहुंच जाएंगे। आगे आओ, कर दो गए तो। भारत में पहली बार विजय भाई ढूंढ ली का क्लास, हाँ बिल्कुल, अपने सभी दोस्तों को लेके आए जितने भी आपके जानकार हैं। L2SS और यूनिट सेकंड और राजस्थान जीके से संबंधित सारी क्लासें आपकी सही जाएंगी। आओ जी भाई, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो एक ही तो पढ़ा लिखा आदमी था, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वायो वृद्ध मैन कहते हैं। किताब का नाम क्या था, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उस पुस्तक में इन्होंने पहली बार धन निष्कासन का क्या दिया था, सिद्धांत। वैसे इतिहास भी लंबा चौड़ा है बेटा इसका। आपके नरम दल का नेता था, पहला व्यक्ति है जो कि ब्रिटेन की संसद के लिए चुना गया है, 3 बार कांग्रेस का क्या रहा है, अध्यक्ष भी रहा है, पहली बार स्वराज शब्द की क्या करता है, मांग करता है, यही था वो। और यहाँ आपके आंसर क्या आता है बेटा, दादा भाई नेहरू जी। अब यहाँ याद रखना बेटा कि कितनी बताई थी, 20 रुपए, ये भी याद रखना है, 20 रुपए बताइए। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, आर्थिक विकास का मापदंड क्या है, गलत जा सकता है, ध्यान रखें। हाँ पूजा, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के लिए मैंने आपके फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई थी, वहां आपको बिल्कुल सही है आपका। आर्थिक समृद्धि क्या अच्छा मापदंड क्या है, कि कोई देश विकसित होता चले जा रहा, आप किस आधार पे मापोगे, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, निवल या निवल घरेलू। तो याद रखना बेटा, इसको डायरेक्ट आप याद कर लो, जब भी आपकी आर्थिक विकास
का सबसे अच्छा मापदंड पूछा जाए तो आपके ये रहेगा, प्रति व्यक्ति आय को माना गया है। डी राइट आंसर रहेगा, ए या डी नहीं, डी रहेगा। आप रट के ले जाएं कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वो किसको माना गया है, प्रति व्यक्ति आय को। अब तुमको गुरुजी ऐसा क्यों माना गया है, ये इसको ही मान लेते तो क्यों नहीं रहते, कारण को समझो। एक नेपाल देश है, या मैं कहूं कि नेपाल को हटाओ बेचारे को, हम ले आते किसको, जापान को। और एक तुम्हारा कौन सा देश है, भारत देश है, यही दोनों देश है ना। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन की बात करूं तो भारत में ज्यादा है, बड़ा देश है ना, तो प्रोडक्शन तो किसका ज्यादा है, भारत का। जापान का हमसे कम है। लेकिन अगर बाय द वे इसका उत्पादन की बात करूं, टोटल उत्पादन की अगर मैं बात करूं दोनों देशों में, तो उत्पादन में हम जापान से आगे हैं। तो इसके हिसाब से तो कौन विकसित होना चाहिए, भारत। या दूसरे तरीके से समझ लो, एक परिवार में 10 लोग हैं और एक परिवार में 4 ही लोग हैं। ये लोग एक महीने में 30,000 रुपये कमाते हैं। कितने हजार कमाते हैं, 30। और ये जो है ना 4 भाई मिलकर आपके 29,000, मैं कहूँ 25,000 कमाते हैं। तो अब तुम्हारे हिसाब से तो ज्यादा विकसित कौन है, ए वाला परिवार और ये बी वाला परिवार। अगर मैं जीडीपी को मानता, उदाहरण को समझना, तो अगर मैं टोटल प्रोडक्शन को मानूं तो इन दोनों में से कौन सा परिवार विकसित है, ए वाला है। नहीं पता लग रहा ना। जापान और भारत की, या भारत और श्रीलंका, या भारत और नेपाल की जब मैं बात करूंगा तो हमारे आसपास भी हैं क्या प्रोडक्शन में वो, या मैं इजराइल की बात कर लूं, या मैं बेल्जियम की बात कर लूं, तो हमारे आसपास है, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इसकी वास्तविक आय निकालोगे तब आपको पता लगेगा कि कौन कितना विकसित है। इसीलिए आप इसको नहीं मानोगे। किसको मानोगे, प्रति व्यक्ति। किसी परिवार में 20 लोग मिलकर 50,000 कमा रहे, दूसरे परिवार में 2 लोग मिलकर 50,000 कमा रहे, फर्क होगा या नहीं होगा, होगा। वही बात है। अब आपके क्लियर समझ में आ गए होगा, जिंदगी में गलत नहीं करोगे। क्यों उसको नहीं माना, क्यों इसको माना, क्योंकि वहां पता नहीं लगता है। परिवार में 20 लोगों ने मिलकर 50,000 कमाए, परिवार के 2 लोगों ने ही मिलकर 50,000 कमाए, इनकम बराबर है, लेकिन विकसित किसको मानोगे आप, दूसरे वाले को मानोगे। क्योंकि वहां आपको पता लग जाएगा कि 20 परिवार वाले में तो एक व्यक्ति की आय कितनी आ रही है, आपकी 2,500 के आसपास ही आ रही है, और दूसरे में कितनी आ रही है, 25,000 आ रही है। तो कहने का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था, तो मेरे हिसाब से ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कितने रुपए थी बेटा, 20 रुपए थी। आओ जी, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, ध्यान से सोचना और फिर आंसर देना। देखो जी, पढ़ो और आंसर दो, गलत नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। ये बताया मैंने कल ही आपको कि देश की राष्ट्रीय आय कौन सी है। तो देश की राय में एक चीज और जोड़ देना, वही राष्ट्रपति का चुनाव याद कर लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित। अगर निर्वाचित को हटा दिया तो ऑप्शन गलत। वो यहाँ वस्तु और सेवा उत्पादन नहीं करेंगे, क्या जुड़ा होना चाहिए, अंतिम वस्तु, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है किसमें, अंतिम वस्तु। आपने जो 300 रुपए की 1 किलो बर्फी खरीदी थी, उसमें दूध का मूल्य भी है, उसमें हलवाई का भी है, उसमें चीनी का भी है, उसमें गैस का खर्चा भी है। इसलिए केवल किन का मूल्य निकालना है, अंतिम वस्तु। बताओ कौन से आंसर में, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, डी बनेगा। बोलो कितने ने डी दिया है इसका आंसर, बी गलत जाएगा। प्रश्न का नंबर भी डालें और आपका बी तो गलत, बिल्कुल ही गलत जाएगा। 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, बताया था मैंने आपको। उसका एक सदस्य तो आपके राव साहब थे, एक आपके गोडगिल साहब थे, लेकिन अध्यक्ष कौन था,
वही था जिसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हो आप 29 जून को। कौन है वो? पीसी महालनोबिस। राइट आंसर रहेगा इसका बिल्कुल डी था आपके 13 में। 14 में याद कर लो बेटा, पीसी महालनोबिस। नई जीडीपी के आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 की वजह बनाया गया है। पहली बात तो ये बात करो कि आधार वर्ष नया हमने कब से स्वीकार किया? राष्ट्रीय आय का भी है, प्रति व्यक्ति आय का भी है, दोनों का है। उससे पहले वाला कौन था? तो उससे पहले कौन था बेटा? 4-5। और अब किसको बना लिया आपने? तो नया आधार वर्ष हमारा 2011-12 रहेगा। 2011-12 राइट है। केवल देश में उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। आ जाओ इस पे अब तुम, कल बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको मैंने। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब देश की सीमा के भीतर उत्पादन। उत्पादन चाहे भारतीयों ने किया चाहे विदेशियों ने किया है, वो तो कहलाता है आपकी क्या? जीडीपी। जीडीपी का मतलब कि देश में उत्पादित वस्तु, लेकिन केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु कौन सी होंगी? जीएनपी। अब चाहे देश के नागरिक भारत में कमाए चाहे अमेरिका में कमाए, तो वो जीएनपी है। लेकिन अगर जीएनपी में से मैं मूल्यह्रास को घटा दूं तो शुद्ध आ जाएगी मेरे पास, और शुद्ध आ जाएगी तो क्या कहूंगा मैं? एनएनपी। और यदि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगी? एनडीपी आ जाएगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखो कितना सिंपल सा याद है। देश की भौगोलिक सीमा में टोटल प्रोडक्शन जीडीपी, देश के नागरिकों का टोटल प्रोडक्शन जीएनपी, और जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी, और जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर एनडीपी। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो बताओ? केवल देश में उत्पादन को शामिल किया जाता है। अब वो यहाँ कहीं ये तो नहीं है ना कि राष्ट्रीय तो नहीं दिया इसने, वो देश में होना चाहिए, चाहे हमारे देश की कंपनी ने किया है चाहे किसी विदेशी कंपनी ने किया है। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा इसका? जीडीपी। ए राइट आंसर रहेगा। नहीं नहीं, बी गलत है बेटा, जिन्होंने बी दिया बिल्कुल गलत है। जो बी दे रहे इसका मतलब है कल आपने क्लास नहीं ली है। जिन्होंने बी दिया आंसर, उसका मतलब सिंपल सा ये निकल रहा, कल की क्लास को एक बार दोबारा देखना जाके, फिर आपका गलत नहीं होगा। विजय कुमार वर्मा जी, एक बार देखना जाके क्लास को। विकास दर का निर्धारण जिस अवधारणा के आधार पर किया जाता है, तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों की तुलना किसके आधार पे करते हैं? तो आधार से उन्होंने माना हुआ है, वो किसको माना हुआ है? जीडीपी। डायरेक्ट याद कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक विभिन्न देशों की तुलनात्मक अध्ययन जीडीपी के आधार पे करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत संसाधनों में होने वाली घिसावट को कहा जाता है पूंजी उपभोग भत्ता, पूंजी ह्रास, या सभी? देख लो एक बार बेटा, कल की क्लास नहीं ली इसलिए आपका गलत जा रहा, नहीं तो गलत जाने के चांस ही नहीं है अगर कल की क्लास को आप ले लोगे तो एक बार इस क्लास के बाद आप दोबारा से कल वाली क्लास में जाना और देखना अच्छे से, ठीक है? मूल्यह्रास, पूंजी उपभोग भत्ता, या पूंजी ह्रास? पूंजी में भी तो ह्रास हुआ है। कैसे नहीं पढ़ा? अगर आपने 5 लाख का कोई सामान खरीदा था, 5 साल पहले आपने 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदा था, तो 5 साल के पहले के 5 लाख और आज के 5 लाख बराबर हैं क्या? बोलो। आज से 20 साल के पहले के 100 रुपए को उठाओ और आज के 100 रुपए को उठाओ, समान मान ला सकते हो क्या? पूंजी का मूल्य गिर रहा है तो पूंजी का भी ह्रास होता है। अगर मेरे पास आज से 50 साल पहले 1 लाख रुपए होते और आज के दिन 1 लाख रुपए हैं, आज तो बच्चों के काम के बच्चे हैं 1 लाख रुपए, तब 1 लाख रुपए का मतलब पहले गांव में कहते लखपति है, आज लखपति कोई आदमी है क्या? कुछ नहीं है, 1 महीने में लोगों की सैलरी है। तो कहने का मतलब पूंजी का भी ह्रास होता है, सबका ह्रास होता है। राइट आंसर बनेगा इसका डी, सभी, बिल्कुल सभी बनेगा। डी राइट आंसर रहेगा, इसका ध्यान रखें।
राष्ट्रीय आय में निम्न में शामिल नहीं किया जाएगा। एक ही चीज है, राष्ट्रीय आय में केवल और केवल तुम्हारे आर्थिक कार्य को शामिल किया जाता है। आर्थिक कार्य उसे कहते हैं जिसको करने के बदले में आपको कोई ना कोई वेतन या प्रतिफल प्राप्त होता है। पेंट वाले व्यक्ति ने खुद के घर का पेंट किया है, पेंटिंग की है, एक ही बात है। मास्टर जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया है और गृहिणी ने घर में काम किया है। बताओ किसको कौन ने वेतन दिया है? किसी को नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ना बेटा, वो डी बनेगा। बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि उसी कार्यों को आर्थिक कार्य कहा जाता है जिसमें आपको वेतन या प्रतिफल, जरूर नहीं पैसे के रूप में मिले, प्रतिफल मिलना चाहिए। गांव में सब्जी वाला आया, मैंने 1 किलो गेहूं उसको दे दिए, तो बोलो उसकी आर्थिक क्रिया है कि नहीं है? है। प्रतिफल मिलना चाहिए आपको, वो आर्थिक क्रिया। अच्छा, यहां एक बात याद रखो, कितने लोग इसका सही आंसर देंगे? आर्थिक है या गैर आर्थिक है? आप सिर्फ एक चीज का आंसर दें कि उपहार आर्थिक है या गैर आर्थिक है। बताओ जी। उपहार जो किसी ने किसी को दिया है, गिफ्ट में दिया है, वह कोई कार्य किया है क्या? नहीं किया है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है, ध्यान रखना। कैसी है? गैर आर्थिक, आर्थिक नहीं है, ध्यान रखना। अब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका आंसर दे दिया ना आपने, तो मानूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। मैंने कल कहा था कि एक तो होता है बेटा आपका एमपी और एक क्या होती है? एफसी। किसी भी वस्तु की फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वो जो उसको बनाने की कीमत है, और बाजार मूल्य वो जिस पर उसको बेचा जा रहा है। सूत्र के रूप में मैंने कहा था कि अगर एमपी निकालनी है तो एमपी बराबर एफसी। ठीक है। अब एफसी में अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया तो उसे प्लस करूं या माइनस करूं? बताओ। तो प्लस तो क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष। अच्छा, मैंने इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि व्यापारी इस कर को नहीं देगा, वो इस कर को किस पे डाल देगा? उपभोक्ता पे। जैसे सपोज करो आपका बिस्कुट का पैकेट पार्ले जी का 4 रुपए में बन के तैयार, सरकार ने उसके ऊपर कितना कर लगा दिया? 1 रुपए। तो इस 1 रुपए को व्यापारी खुद की जेब से देगा या इसके मूल्य में जोड़ देगा? मूल्य में जोड़ देगा, और इसको अब वो कितने रुपए की बेचेगा? 5 रुपए की बेचेगा। तो ये अप्रत्यक्ष कर क्यों है? कि जिस पे लगाया जाता वो नहीं देता बल्कि उपभोक्ता देता है इसको। आगे बात करें, एक और चीज रह रही है। सरकार ने कर लगाया तो बात ठीक है, लेकिन सरकार ने कोई आवश्यक चीज है तो उस पे सरकार और क्या दे सकती है? तो आपके माइनस क्या कर दूं मैं? सब्सिडी का मतलब क्या कर दूं मैं? छूट। तो यही अब किस पे पूछ रहा है बताओ? साधन लागत पर। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ये वाला सूत्र पूछ रहा हूं। एफसी पूछ रहा है, एफसी। एफसी का निकालो, बताओ। एफसी का सूत्र बना लो यहीं पे, कहां दिक्कत आ रही है? एफसी बराबर एमपी। अब क्या करूं बताओ? माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस छूट। तो बताओ कौन सा सूत्र बैठ रहा है? जीएनपी में क्या? एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। इसका आंसर जिसने बेटा ये दिया है ना, उसका राइट आंसर। देखते हैं किस किस का आंसर। सी बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर रहेगा ए। अब दोबारा से सुन लें, इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आए तो आपको जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, एमपी और एफसी, बस इनके सूत्र पता होने चाहिए। अब पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से सूत्र बना देना। अगर एमपी पूछ रहा है तो सूत्र हमारा बनेगा फैक्टर कॉस्ट। अब क्या करूं बताओ? प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। अगर एमपी पूछता है तो, बाजार मूल्य पूछता है तो, साधन लागत पूछता है तो एमपी क्या करूं बताओ? इसमें से माइनस
अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, बस इन सूत्रों को फिट कर देना। अब आप मत सोचना कि वो जीएनपी पे पूछ रहा है, जीडीपी पूछ रहा है, एनडीपी पूछ रहा है। अब तो ये दो सूत्र याद कर लो बस। राइट आंसर रहेगा बेटा इसका ए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये तो अपने साथ रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपने कर भी दिया है। आओ जी, बता दोगे तो यार। अगर मैं जीडीपी में से एनडीपी निकालना चाहता हूं तो एनडीपी का मतलब है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या करना है हमको कि तुम्हारी जो जीडीपी है, इस जीडीपी में से किसको घटा दूं? इसमें से घटाना है मुझे किसको? मूल्यह्रास। उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी पूंजी और मशीन में टूट फूट आई है, उनके मूल्य में जो गिरावट आई है उसको घटा देंगे तो हमारी शुद्ध आय निकल कर आ जाएगी। तो बताओ क्या करना है आपको? किसका अंतर है बेटा? ये मूल्यह्रास का अंतर है। ये तो अपने साथ रिपीट हो गया, फिर दोबारा से सेवा सेक्टर का योगदान ज्यादा है। किताब का नाम पूछा है भाई, बोलो जी। कि दादा भाई नौरोजी ने पूंजी निष्कासन अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत अपनी किताब में दिया था। किताब का नाम पूछे तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये रहा बेटा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अच्छा एक और संगठन मैंने बताया था कल आपको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना तो हुई थी 1950 और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 और राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949। पीसी महालनोबिस क्या थे? अध्यक्ष थे। बताओ जीएनपी को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कौन बताएगा? तो वही है जो जीडीपी और एनडीपी में किया था, वो यहाँ कर देना है। आपको करना क्या है? अगर जीएनपी में से मैं मूल्यह्रास को घटा दूं तो शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी, और शुद्ध राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या होगा बताओ? अच्छा जीएनपी पूछिए। अच्छा एक बात सुन लो यहाँ पे, अगर ये सूत्र हमसे ये कहता है कि बेटा एनएनपी बताओ, तो एनएनपी का सूत्र हो जाता इस जीएनपी में से मैं किसको घटा देता? मूल्यह्रास को। अब इसका उल्टा कर दो आप, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? उसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो सूत्र क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो, ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर और राष्ट्रीय आय से संबंधित पूरा लेसन आपका खत्म होता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बच गई हो तो एक बार फिर दोबारा से मेरे को मैसेज कर देना, दोबारा से आपको पढ़ा दिया जाएगा। बोलो जी। यहां तक की बात मेरे हिसाब से कल दो क्लासों में, कल और आज की दो क्लासों में मैंने बड़े मोटे रूप से जो आपके रीट में आपके प्रश्न फंस जाएगा, बहुत ज्यादा गहराई में आपको ना ले जाते हुए सिंपल और सरल भाषा में आपको राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बातें आप सबके समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई लगे आपको कि कोई कमी रही है तो आप दोबारा मैसेज करना, एक बार दोबारा से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। लेकिन बेटा दोनों क्लासों को आपको बड़े गहराई के साथ देखना है और इनके नोट्स में अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। आपके जीके बाई महेंद्र सर टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ ये सारी क्लासों के नोट्स आपको मिलेंगे। ये टॉपिक सबसे हार्ड लगता होगा, लेकिन आज और कल की अगर क्लास आपने ली है तो आपको लगा होगा कि गुरुजी इनके क्वेश्चनों को अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये जो आपको कुछ टॉपिक ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं उनको सरल बनाना है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे आपकी पॉलिटी जो आपके है संविधान है वहाँ से हो, चाहे इतिहास के हों। सब कुछ आप तो मैसेज करते जाओ कि गुरुजी ये वाले टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, L2 में सबको सरल बना दिया जाएगा। बस इतना सा याद रखें कि मैसेज कर देना कि गुरुजी ये वाला टॉपिक मेरे कभी समझ में नहीं आया,
L2 के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, राजस्थान जीके से संबंधित हो, बिल्कुल सिंपल भाषा में उसके आपको इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी यार दोस्त जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, L1 के हैं, L2 के हैं या साइंस के हैं, सभी के पास अपना मैसेज आपको भेजना है। इतना सा कष्ट तो आपको करना ही होगा। तो आज के लिए सभी को राम राम। कल दोबारा से मिलेंगे। आज के लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मैं आपकी एक क्लास नहीं ले पाया जो 8 से 9 में होती है। अभी मेरी 2 क्लासें आपके चल रही हैं। 8 से 9 में आपके रेट के सभी भाइयों के लिए एक यूनिट सेकंड है, L1 है, L2 है, किसी भी सब्जेक्ट का सब में है, ये वाली क्लास है। और ये खासकर आपके L2 SS के लिए है, SST के लिए है। एक और क्लास में आपकी जल्दी शुरू करने वाला हूँ जहां मैं आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करवा दूंगा। और क्लासें आपकी अगर समझ में आ रही हो तो बेटा जरूर आप लोग इनको शेयर करें। तो यहां तक की बातें सभी को समझ में आ गई होंगी? बिल्कुल। बेटा दीदियों को शेयर करें, एक ही बात है। विजय कुमार जी, बात को भावनाओं को समझे, जो आपके पास है उसी के पास शेयर करना है। आपके सभी मित्रगणों को शेयर करना है आपको। तो सभी के लिए शुभकामनाएं बेटे। इकोनॉमिक्स ही हार्ड लगता है बेटा, आप क्लासें लेते जाओ, इकोनॉमिक्स आपको सबसे सिंपल लगेगा, चिंता ना करें।